नमस्कार छात्रों, आज हम भूगोल के क्लास 10th के अंतर्गत चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है कृषि। छात्रों, कृषि शब्द से हम सभी परिचित हैं क्योंकि हम सब भारत के निवासी हैं और भारत मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 1/3 जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है ना। हम लोग तो जानते हैं कि आदिकाल से कृषि का नाम हम सुनते आ रहे हैं। कृषि करके ही जीवन निर्वाह किया जाता था, है ना। तो कृषि का दृष्टिकोण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और इसे जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कृषि है क्या, कृषि के प्रकार क्या हैं, व्यापारिक कृषि क्या है, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है ना। तो ये सब कृषि के प्रकार को हमारा जानना भी ज़रूरी है। क्या है कृषि, भारत में इसका विस्तार क्या है, कितने प्रकार की कृषि होती हैं, कृषि से हमें क्या लाभ है, कृषि हमें किस तरह प्रभावित करती है, हमारे देश को कृषि की आवश्यकता क्यों है। आइए इन सब सारे सवालों के जवाब हम क्लास 10th के चैप्टर 4 कृषि में ढूंढते हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल, अभी हमने कहा ना, 1/3 जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है ना। इसकी जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि प्राचीन काल में तो 1/3 थी, अब तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यापारीकरण, शहरीकरण बढ़ा है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप ये सारे आ गए हैं, तो इसकी संख्या कम हुई है। नहीं तो पहले तो पूरी जनसंख्या जो भी थी वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी, है ना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न कराती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। देखिए छात्रों, कृषि मुख्य रूप से खाद्यान्नों के लिए है, जैसे गेहूँ, चना, तिलहन, दाल, चावल, ये सब उत्पादन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, जैसे आपने सुना होगा लाह, कॉटन, है ना, सूती, ये सब भी कृषि के से लिया जाता है। और भी इस तरह के रेसे, फाइबर्स, ये सब भी कृषि से आते हैं। फल फूल हुए, है ना। इनके अतिरिक्त भी आप देखोगे तो चाय, कॉफ़ी, मसाले ये भी कृषि से ही आते हैं, है ना। ठीक है, आगे देखिए, कृषि के प्रकार को देखते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे देश में प्राचीन काल से कृषि होते आ रही है। जीविका के लिए हम कृषि ही करते थे और आखेटन करते थे, है ना, जंगली जानवरों का शिकार। तो ये हमारे प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। देखिए, समय बीतता गया, प्रौद्योगिकी आई, औद्योगिकरण आया, शहरीकरण आया, सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज भी सब जगह के अलग अलग हुए, तो उसके अनुसार कृषि करने की विधि में बहुत सारा अंतर जगह जगह पे आप देखेंगे। ये हम आगे देखेंगे। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं, है ना। जीवन निर्वाह के लिए तो हम कृषि करते ही थे, लेकिन आगे चल के पहले तो जीवन निर्वाह के लिए करते थे, बाद में हमने वाणिज्य, व्यापार, ये सब के लिए भी कृषि करना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। तो देखिए, वाणिज्य और जीविका और इस सब तरह की और भी जो कृषि है उसको हम आगे जानते हैं कि कौन कौन से कृषि तंत्र हम अपनाते हैं कृषि करने के लिए। तो पहली है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम से ही स्पष्ट है कि शुरुआत में जीवन जीने के लिए की गई कृषि, है ना। देखिए इसके अंतर्गत क्या कहता है। इसके अंतर्गत कहता है कि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से लकड़ी के हल, दाव
और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय की श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर की जाती है। देखिए, यह जो प्रारंभिक निर्वाह कृषि है ये अभी भी बहुत सारे भारत के जो एरियाज़ हैं, भाग हैं, उन पे की जाती हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास आप देखते होंगे, गांव में जब आप जाते हो तो किसान है, उनकी अपनी कुछ खेती है, 20 बीघा, मतलब 30-50 बीघा, मतलब उनकी पर्सनल निजी ज़मीन होती है जिसमें वो अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न को उगाते हैं, है ना। पुराने औजारों से, हल से, बैल से, है ना, उसको जोतते हैं, जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं खुरपी से, है ना। तो ये सब आप देखते होंगे, इस तरह से वो इन सब औजारों की मदद से कृषि करते हैं। और इनकी कृषि आपने देखा होगा गांव में, या फिर आप जहाँ पे रहते हो अगर आसपास ऐसी कृषि होती है तो आपने देखा होगा कि कृषि पूरी तरह मानसून पे डिपेंडेंट होती है। मानसून आएगा, बारिश होगा तो इस प्रकार की फसल उगेगी, फिर इस तरह की फसल उगेगी। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, है ना, जहाँ पे वो खेती कर रहे हैं उसकी प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरण परिस्थितियाँ, जैसे गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में कौन सी फसल उगती है, इसके हिसाब से खेती की जाती है। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न अर्थात कृषि है, ठीक है। कुछ एरिया को जलाया जाता है, खेती की जाती है, फिर उसको साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। किसान क्या करते हैं, कुछ एरियाज ज़मीन जो रहते हैं उनको साफ किया जाता है और उसके बाद उसके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है और किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात वहाँ कृषि कर लिए, अब मृदा की उर्वरता एक बार 2 बार आप करेंगे, 3 बार तो मृदा की उर्वरता बिल्कुल कम हो जाती है ना। तो उसके बाद किसान उस जगह से दूसरी जगह कृषि के लिए स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, मतलब वहाँ छोड़ दिए और भाई हमने खेती कर ली, मृदा की उर्वरता कम हो गई तो हम दूसरी जगह चले गए, ज़मीन साफ करके कृषि करने लगे। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। अब देखिए कि हमने 2-3 बार फसल उगा लिया एक जगह पे और फिर उस जगह को पूरी तरीके से छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है, उससे फिर वो जो मिट्टी होती है उपजाऊ हो जाती है ना। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। अभी हमने पहले भी देखा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में किसान जो होते हैं वो प्राथमिक जो मतलब आदिम कृषि औजार जो होते हैं, जैसे लकड़ी के हल, बैल, खुदाई करने के लिए छड़ी, खुरपी, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होती है कि कृषि की उत्पादकता कम होती है ना। अपना खाद का आजकल आप देख रहे हैं ना, खाद का प्रयोग करके भाई लंबी लंबी बैगन, कद्दू, कई प्रकार, मतलब गाजर लंबे लंबे, और एक मतलब जहाँ 2 फल लगने के वहाँ आप 50 फल लगते हैं, है ना। तो ये ऐसा तो वो किसान करते नहीं थे, तो उनकी कृषि की उत्पादकता कम होती थी। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखिए, इस प्रकार की कृषि है और भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे नाम से जाना जाता है, एक ही नाम तो नहीं होंगे ना, हमारी संस्कृति तो विविध प्रकार की है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। अब अगर हम उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे, आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। अब आ जाइए मणिपुर में पामलू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मणिपुर में जब ये खेती होती थी इसे पामलू कहते हैं, और यही जब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है। आइए नज़दीक से देखते हैं झूम के बारे में, झूम कृषि के बारे में। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। देखिए, अब हम अपने देश के बाहर जाते हैं तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में से मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं, ब्राज़ील में रोक्का कहते हैं, मध्य अफ्रीका में
मसोले कहते हैं, इंडोनेशिया में लंदांग कहते हैं और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी ये प्रक्रिया प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। मध्य प्रदेश अगर आप जाइएगा तो इस प्रकार की कृषि को, झूम कृषि को बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, है ना। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा। अगर आप पश्चिमी घाट की तरफ जाते हैं तो कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वालड़े या वाल्टरे। हिमालय के क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। देखिए इस कृषि के कितने नाम हैं। क्षेत्र जैसे जैसे राज्य और क्षेत्र बदलते गए हैं, इसके नाम में मतलब बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई गई है। आगे देखिए चित्र 4.1 में दिखाया गया है इस कृषि को। रिझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। रिंझा नाम की एक लड़की है जो असम के डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। मतलब खेती कर लिया, फसल को काट ली और वहाँ पे जला दिए, फसल को काट के हटा लिए, उस जगह वो भूमि के पास जला दिए। और प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। प्राचीन प्रणाली, बांस को पाइप की जैसा बना के और खेत को सिंचित करना झरनों से पानी लाके। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी सी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े को तलाश करनी होगी। देखिए अभी हमने ऊपर देखा है कि भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है ना। अगर हम एक जगह पे 2 से 3 बार फसल उगा लेंगे तो उस भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। तो उस जगह को किसान छोड़ के उस जगह से फसल हटा के और उस भूमि वहाँ पे जो भी बचा है जला उला देते हैं और फिर दूसरे जगह स्थानांतरण कर लेते हैं, है ना। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? चलिए अब आप बताइए। आगे हम देखते हैं गहन जीविका कृषि। दूसरी कृषि है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने से मांग ज़्यादा होगी, ठीक है, जनसंख्या का दबाव होने से। और ये श्रम गहन खेती है, यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में फसल उग सके। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लाने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। देखिए यहाँ पे जो कहा है भू स्वामित्व के विरासत, देखिए हमारे यहाँ जो है वो क्या है कि हमें हमारे पिता की जो भूमि होती है, हमारे पूर्वजों की जो भूमि होती है, वो बाद में बंटवारा होता है। जैसे आप अगर आपके दादा के पास अगर कुछ भूमि का टुकड़ा है तो आपके पिताजी अगर 2 भाई हैं तो आपके दादाजी की ज़मीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब आपके पिताजी को 2 बेटा है तो आपके पिताजी भी उसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे। अब उसी तरह क्या होता है, भूमि का आकार छोटा होते जाता है ना। अब छोटा तो होगा ना, टुकड़े में बटेगा तो उसके कारण क्या होता है, किसान के पास मतलब मजबूरी होती है कि वो छोटे से ज़मीन पे अधिक से अधिक पैदावार लाने की कोशिश करें और किसान को वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण ऐसा करना पड़ता है। इसलिए अधिक रासायनिक खाद्यान्न का उपयोग और ये सब बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, इसलिए कृषि पर दबाव बहुत गहरा होते जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये व्यापार वाली कृषि है, व्यापार की जाने वाली वैसी फसलें हैं जिनका व्यापार होता है। इस प्रकार की कृषि की मुख्यतः लक्षण जो होता है वह आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज होने चाहिए, है ना। तभी ना व्यापार होगा, वाणिज्य होगा। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, अत्यधिक पैमाने पर कीटनाशकों का प्रयोग होता है उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए।
कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। भाई हमें, हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हर एक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। तो अत्यधिक विभिन्नता के कारण यहाँ जो वाणिज्यिक कृषि का जो स्तर है जो वो भी अलग अलग है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि हरियाणा और पंजाब में चावल की वाणिज्यिक कृषि की जाती है। चावल एक वाणिज्यिक फसल है। लेकिन वहीं आप उड़ीसा के पास चले जाइए तो आप देखिएगा कि चावल एक जीविका फसल है ना। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। अब देखते हैं रोपण कृषि क्या है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, मतलब लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, एकल फसल। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूंजी भी अधिक लगता है और श्रमिक भी अधिक लगते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब ये पूरी तरह से वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि जो है मतलब ये उसी पर्पज से किया जाता है कि इससे प्राप्त जितना भी उत्पादन होगा वो उसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में होगा, है ना। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। आसाम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी या वहाँ की प्रमुख रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखिए वाणिज्यिक फसल में हम लोग देख रहे हैं कि रोपण कृषि जो है बड़े क्षेत्र, बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाता है और इसमें जो है आपको पूंजी भी ज़्यादा लगती है, श्रमिक भी ज़्यादा लगते हैं, है ना। और इससे प्राप्त जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जो भी प्राथमिक उत्पाद है, इन सारों का प्रयोग उद्योग में हो जाता है। जैसे आप अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया गया कि आसाम और उत्तरी बंगाल में जो है चाय की खेती होती, जानते हैं ना। आसाम में दार्जिलिंग की चाय फेमस होगा, सुना होगा आपने, है ना। तो ये दार्जिलिंग आपका पश्चिम उत्तरी बंगाल में है ना। ये मुख्य रोपण फसल, इसका मतलब मेन ये पर्पस ही है। यहाँ पे खेत के खेत इंडस्ट्रियलिस्ट खरीद लेते हैं और यहाँ पे इसकी खेती होती है, ठीक है। कर्नाटक में कॉफ़ी, ये सब जो है मुख्य रोपण कृषि है। इसका मतलब जितना भी उत्पादन है वो बिक्री के लिए होता है ना। और इसके विकास में परिवहन का मुख्य योगदान होगा, संचार का मुख्य योगदान होगा, बाजार का मुख्य योगदान होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है ना। अब चाय तो थोड़ी एक चाय है या कॉफ़ी है या मसाले या फिर आपकी और भी फसलें हैं जो रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऐसे जगह उसके लिए आपको परिवहन, अच्छे परिवहन की आवश्यकता होगी, संचार की आवश्यकता होगी, है ना। अब देखिए शस्य प्रारूप क्या है। अपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। हमने पढ़ा है भारत में भौतिक विविधता क्या है, भारत कैसे भौतिक रूप से कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं तटीय क्षेत्र, तो कहीं द्वीप समूह, है ना। इनकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं हर क्षेत्र की। तो अध्ययन किया हमने। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। हर जगह हमने भी ऊपर में भी देखा कि हर जगह कृषि अलग अलग होती है ना। छोटा सा एग्जांपल हमने देखा, क्योंकि जहाँ जैसी मिट्टी है कृषि अलग अलग होगी, है ना। अब देखिए इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार में खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत की 3 शास्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। राबी, खरीफ और जायदी फसलों के लिए है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, आपने सुना होगा, ठीक है। राबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी की जो फसल होती है वो शीत ठंडी के समय में अक्टूबर से दिसंबर तक में बो दिया जाता है मध्य में, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है ना। जिसमें ये फसल है गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें। आपने देखा होगा ना, ठंड के मौसम में मटर मिलता है, चना का साग मिलता है, सरसों का साग मिलता है। सरसों की फसल आपने देखी होगी ठंड के मौसम में। अभी आप देखोगे ठंड के मौसम में तो अक्टूबर से
नवंबर दिसंबर के मौसम में आप देखोगे सरसों में खूबसूरत पीले पीले फूल होते हैं, मटर होता है, चना होता है, गेहूं होती हैं, जौ होती हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, है ना। उत्तर और उत्तरी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं, है ना। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए अत्यधिक उत्पादन में सहायक होती है। कौन सी वर्षा? शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है, ये फसल के काम आ जाती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफल भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हरित क्रांति के बारे में जाना होगा आपने, उन्नत बीज, रासायनिक जो खादों का उपयोग, है ना, ये सब था। तो इसके कारण भी जो फसल की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ बड़े पैमाने पर हरित क्रांति की में जो बताए गए थे उसका उपयोग किया जाता है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, ठीक है। तो मानसून आगमन कब है? आपका मई जून के आसपास, तो उस समय बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। मतलब इतनी सारी जो फसलें हैं आपकी, वो खरीफ फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है ना। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। अब देखिए, रबी तो आपके ठंडे के मौसम में बोई गई और ये खरीफ आपकी मानसून आने से पहले बोई गई। अब इनके बीच में जो फसल बोई जाती है उन्हें जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है ना। अब हम जानते हैं मुख्य फसलें क्या हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भी हमने कहा था कि भारत विभिन्नताओं का देश है ना। भौतिक विविधता यहाँ बहुत तरीके पाए जाते हैं। तो इस तरह की मिट्टी और जलवायु, इन सब में अंतर के कारण देश में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि। ये सब जो है भारत की मुख्य फसलें हैं। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं चावल के बारे में। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। अधिकांश लोग जो हैं वो चावल खाते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? चीन। और दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? भारत। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है ना। देखिए, चावल की फसल दिखाया गया, मैदान में कटाई के लिए चावल की फसल तैयार है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव है, क्योंकि चावल की फसल को पानी ज़्यादा लगता है। अभी हमने देख लिया 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि जो आपका हरियाणा और पंजाब का इलाका है, यहाँ पे नहरों के जाल और नलकूपों की अच्छी व्यवस्था है, तो इस कारण यहाँ पे भी चावल आराम से उगाया जाता है। हो गया चावल। अब हम गेहूं को देखते हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। राबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु को और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से विपरीत 50 से
75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग में भी गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं, है ना। अब हम देखते हैं मोटे अनाज, मिलेट्स जिसको कहा जाता है। ये क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, है ना। ज्वार, बाजरा और रागी उगाए जाते हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। पोषक तत्व इनमें बहुत होते हैं। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है ना। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, इसके ज्वार के। अब बाजरा को देखते हैं। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। ठीक है, ये तो रही बाजरा की बात कि ये बलुआ और काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक है ना। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी पश्चिमी एरिया है, हरियाणा, ये सब इसके मुख्य राज्य हैं उगाने के लिए। फिर इधर अभी आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यानी आपका पूर्वी साइड में भी इसको उगाया जाता है और नॉर्दर्न साइड में भी, उत्तरी साइड में भी। अब देखते हैं मक्का को। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। मक्का जो है आपकी खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है ना। देखिए आप मानचित्र में देखेंगे, मानचित्र, भारत की मानचित्र में कृषि पेज नंबर 39 में आप देखिएगा कि चावल का वितरण आपको दिखाया गया है। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र में चावल की जो खेती होती है, अब देखिए बिल्कुल आपको इधर दिखेगा, पूर्वी घाट के साइड है पूरा, है ना। बिहार, झारखंड, ये सब पूरा चावल की खेती आप देखिए दिखा रहा है। बंगाल, है ना, ये सब पूरा, आंध्र प्रदेश नीचे आ जाइए, तो फिर उधर पंजाब, हरियाणा, ये सब में चले जाइए। ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए गेहूं का वितरण दिखाया गया है। बिल्कुल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, फिर इधर बिहार का कुछ इलाका है ना, फिर यूपी, एमपी, ये सब में है। तो मक्का एक खरीफ फसल है जो 31 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाया जाता है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी पे, जलोढ़ मिट्टी वहीं मिलेगी ना जहाँ नदी होगी। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का की रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। मतलब मक्का की जो फसल है वो रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, जबकि मक्का को क्या है, ऐसी फसल है, खरीफ फसल है, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसको रबी के समय में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। मतलब वैसे बीज जो अधिक उत्पादन देते हैं, आधुनिक तकनीक है, सिंचाई का प्रयोग है, तो इससे मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। फिर आप देखिए दालें, है ना, मक्के की खेती के चित्र आप देख रहे होंगे, औरतें खेत में मक्के की फसल को निकालते हुए। अब दालों को देख लीजिए। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी है। यानी यहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे इसकी खपत भी ज़्यादा है।
शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। शाकाहारी जो खाना होता है, जो वेजिटेरियन जिसे आप कहते हैं, उसमें दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। मतलब ये सब जो दाल हैं, सबने हम लोग सबने खाया होगा घर में। तो ये जो है भारत की मुख्य फसल है दाल के रूप में। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। दालों को ज़्यादा नमी नहीं चाहिए और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। सिर्फ अरहर नहीं बनाता है, लेकिन बाकी सारी दालें भूमि से नाइट्रोजन लेके भूमि की उर्वरता, मतलब भूमि की जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवतरण रोटेटिंग में बोया जाता है। मतलब इनको रोटेटिंग फसल बनाया गया है कि एक फसल हटे फिर इनको लगा दिया गया रोटेट करके। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, है ना। तो आप चले जाइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब जो है, कर्नाटक, ये सब मुख्य उत्पादक दाल के उत्पादक राज्य हैं। तो आपने देखा कि ये मुख्य जो है खाद्यान्न फसलें थीं। चावल, गेहूं, मक्का, दाल, बाजरा और क्या था, ज्वार। ठीक है, ये मुख्य फसलें हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए छात्रों, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी हैं। अभी हमने ऊपर भी देखा कि खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब हमने देखा था ना। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। गन्ना, फल, फूल। देखिए आगे जानते हैं गन्ना के बारे में। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब जहाँ पे, क्योंकि इसे तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और जहाँ 75 से कम वर्षा होती है, अगर वहाँ गन्ने की फसल लगाई जाती है तो वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है गन्ने की फसल के लिए। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे पहला कौन है? ब्राज़ील। चावल सबसे पहला उत्पादक ज़्यादा कौन था? चाइना। और गन्ना के लिए ब्राज़ील, और भारत दूसरा है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है ना। जो गन्ना है, चीनी, गुड़ तो हम लोग जानते ही हैं, खांडसारी और सीरा, ये भी गन्ने से प्राप्त जो है उत्पाद है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए छात्रों, ये सब नाम तो याद करना होगा कि यूपी, महाराष्ट्र कौन कौन से राज्य हैं जिनमें किन फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है, और जहाँ पे वर्षा कम है वहाँ पे आपको उसको सिंचाई देना होगा, और इसमें श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और गन्ने की फसल जो है वो साल भर लग जाते हैं इसे लगाने और काटने में, जिससे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए तिलहन क्या है। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। अगर 2016 की बात करें तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक भारत था। लेकिन सन 2016 में तोड़िया के उत्पादन में भारत का विश्व और कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तोड़िया देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन जिससे तेल प्राप्त हो, है ना, तिलहन वाली फसलें। तो तोरिया भी एक तिलहन फसल है, जिससे कि कनाडा और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है।
ठीक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें। मतलब इन सारी फसलों से तेल निकाला जाता है। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाने बनाने के प्रयोग में लाई जाती हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली जो है, इसमें देखिए मूंगफली के बारे में बता रहा है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। जो देश के मुख्य तिलहन फसल है, आधा तो मूंगफली में अपना योगदान देती है। देखिए यहाँ पे आपको सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों, है ना, चाय की पत्ती और चाय की कृषि, इन सब की खेती की तस्वीर दिखाई गई है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा गुजरात में मूंगफली उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अच्छा, गुजरात के साथ साथ राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी मूंगफली उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य है। 2016-17 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी जो तीसी आपने सुना होगा, अभी आप नहीं सॉरी, अलसी मतलब अलसी तीसी, हाँ अलसी तीसी को ही बोलते हैं। तीसी होती है ना जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है, आपने सुना होगा तीसी के बारे में। तीसी और सरसों एक रबी फसलें हैं जिससे तेल निकलता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल, जिसकी तिल के लड्डू बनते हैं ना 14 जनवरी को, तिल जो है उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। मतलब उत्तर भारत में खरीफ के टाइम पे इसे लगाया जाता है, खरीफ की फसल है, यानी जो मानसून के टाइम पे, मानसून आने के टाइम पे लगाया जाता है, और दक्षिण भारत में अक्टूबर वगैरह के महीने में लगा दिया जाता है ना। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल है। अरंडी कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा, अरंडी की तेल होती है कैस्टर ऑयल, जिसका बहुत उपयोग है, खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है, बाल के लिए, प्रसाधन के लिए अरंडी के तेल की बहुत महत्व है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपकी तिलहन फसलें। अब आइए हम देखते हैं चाय को। चाय जो एक मुख्य पेय पदार्थ है हमारे भारत का, तो चाय के बारे में देखिए। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। मैंने ऊपर रोपण कृषि देखा था, बड़े पैमाने पर होती है, और इसका पूरा जो कच्चा माल है वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में जाता है ना। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसके शुरुआत में अंग्रेज भारत आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। जो अंग्रेज शुरू में जो थे, अंग्रेज इसके मालिक थे, लेकिन आज तो भारत हमारा आज़ाद हो गया, तो आज जो अधिकतर चाय बागानों के मालिक जो है हमारे भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलान क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। ठीक है, मतलब ये चाय की खेती के लिए आपको उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए तथा जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, और ढलवां क्षेत्र में इनकी खेती होती है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो इनकी खेती काफ़ी अच्छी होगी। दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है ना, आसाम, दार्जिलिंग। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, वर्ष भर यहाँ पे समान बारिश होनी चाहिए। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसमें श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिक ज़्यादा मजदूर लगते हैं। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, है ना। इसमें मजदूर की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में सस्ते में श्रम और कुशल श्रमिक चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। ठीक है, जो चाय की ताजगी आप पीते हो ना, देखोगे मार्केट में चाय की तो बहुत सारी क्वालिटियां मिलती हैं। ठीक है, तो इसको बनाए रखने के लिए इसे बागान में ही संसाधित किया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में आसाम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग सुना होगा आपने नाम, और जलपाईगुड़ी जिलों में की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। ठीक है,
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। मतलब मुख्य राज्य तो ये दार्जिलिंग, बंगाल, आसाम और ये सब हैं, लेकिन उसके बाद भी तमिलनाडु भी मुख्य राज्य, केरल, उसके बाद उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक का देश था। 2016 में जब गणना हुई थी तो चीन के बाद भारत का ही नाम था चाय उत्पादन में। ठीक है, अब आपको देखना है कॉफ़ी। चाय के बाद कॉफ़ी, जानते हैं ना, कॉफ़ी बना बना के पीते हैं। कॉफ़ी, दक्षिण भारत। चलिए कॉफ़ी को देखते हैं। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी भारतीय कॉफ़ी की जो गुणवत्ता है वो विश्व विख्यात है, यानी काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली कॉफ़ी हमारे यहाँ मिलती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। जो इसकी फसल थी आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। ठीक है, अरेबिका किस्म की जो हमारी कॉफ़ी है इसके विश्व में बहुत अधिक मांगे है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। बाबा बुदन की पहाड़ियों से कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या दक्षिण भारत में की जाती है। यमन से आई थी कॉफ़ी की फसल, याद रखिएगा। और अरेबिका इसकी मुख्य जो है हाईली डिमांडेड फसल है, विश्व विख्यात है अपनी क्वालिटी के लिए। बागवानी फसलें, आइए देखते हैं बागवानी फसलें क्या है। सन 2016 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक है, मतलब आप देखिए जो बागवानी फसलें हैं फल और सब्जियां हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। अर्थात भारत के विभिन्न विभिन्न राज्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के फलों की बहुत मांग है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है अखरोट, सेब और अनार की कृषि। पहले अखरोट देखिए, फिर सेब और अनार की जो बागानी कृषि हो रही है, यही है आपकी बागवानी कृषि। ठीक है, भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब आइए अखाद्य फसलें भी देखें क्या है। रबर, ये अखाद्य मतलब जो खाने योग्य फसलें नहीं है। रबर जो है छात्रों, अखाद्य फसलों को देखते हैं। अखाद्य फसलें नाम से ही समझ में आ रही है, खाने योग्य वाली नई फसलें। तो ये कौन सी फसल है जो खाने योग्य नहीं है और फसल भी हैं? तो ये है रबर। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की फसल है, भूमध्य रेखा के आसपास वाली क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। अब देखिए, इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इससे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है ना। रबर के बारे में हम जान गए। अब देखिए रेशेदार फसलें क्या हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसल हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, इन सबसे कपड़े बनते हैं ना, रेशा आता है ना, धागा। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं।
मतलब कपास, जूट और सन जो है, सन देखा होगा अपने सनाठी, बिहार के लोग जानते होंगे दीपावली में सनाठी जलाई जाती है ना। सन से रस्सी बनती है, उसको सन भी बोलते हैं। और इसका एक लोकल नाम बिहार में है कपास तो हो गया आपका कॉटन। जूट भी हम जानते हैं, जूट की भी रस्सी होती है, जूट का थैला बनता है, जूट की बोरियां होती जिनमें चावल, अनाज, अब तो प्लास्टिक की बोरियां आने लगी, तो पहले जूट की बोरियां ही रहती थी जिसमें गेहूं चावल आता था। ज़्यादा पहले की बात नहीं, 5-6 साल 7 साल पहले की बात, अभी भी आती हैं। तो ये 3 तो हैं जो कि मिट्टी में उगाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक रेशम, ये जो है वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है ना। ये जो रेशम के कीड़े हैं, मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पाला जाता है। मलबरी के पेड़ होते हैं, उनकी हरी पत्तियों पर इन्हें पाला जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए, रेशम की जो कृषि होती है, रेशम उत्पादन जो है वो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। पूछ लेगा सेरीकल्चर किसे कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए, कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, 2016 की रिपोर्ट है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कपास मुख्य रूप से उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। तो कपास आपने देख लिया। अब देखिए जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पूछ लेगा, सुनहरा, गोल्डन रेशा जूट को कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी नदियाँ चाहिए, बाढ़ के मैदान यानी नदी आसपास होनी चाहिए, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब जूट की फसल लगाई जाती है तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इनका प्रयोग बोरियां, अभी मैंने बताया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे आपने देखा होगा, जूट के धागे जो होते हैं, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग की कमी हो रही है। मैंने कहा ना, पहले आप अपने घर में देखोगे पैर पोंछने के लिए जूट की बोरियों की इस्तेमाल किया जाता था, थैला बनाने के लिए भी। तो अब मतलब इसकी जो लागत है ज़्यादा है, अब इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो अब प्लास्टिक की बोरी में कम लगता है, तो अब प्लास्टिक की बोरी में आने लगे, नहीं तो पहले अनाज जूट की बोरियों में ही आते थे। अब देखिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। मानव का विकास कृषि साथ साथ लाया है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास समृद्ध होता जाता है तथा इसकी गति मंद होती जाती है। बिल्कुल प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी नहीं है तो प्राचीन तरह से खेती होगी तो उत्पादन कम होगा, उतना उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा, उन्नत बीज नहीं होंगे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि भूमि संसाधन का प्रयोग किसी के विकास को अवरुद्ध होते जा रहा है। मतलब हमारे पास संसाधन लेकिन हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तथा इसकी गति मंद होती जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। मतलब अभी देखिए, अब सिंचाई जैसे आप इधर आप देखिएगा पंजाब हरियाणा साइड, नहरों की व्यवस्था, निजी नलकूपों के, हमने जल के चैप्टर में पढ़ा है ना, खेती के लिए कितना उपयोग होता है, जल संसाधन में पढ़ा है ना। तो अभी भी ये सब उपलब्ध होने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर जो है किसान जो खेती करते हैं
वो मानसून पे डिपेंडेंट है और भूमि की जो नेचुरल प्राकृतिक उर्वरता है उस पर निर्भर कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की ये महत्वपूर्ण चुनौती है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हमें ज़्यादा चाहिए और उत्पादन कम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। मतलब आप देखिए 60% लोग जो हैं मतलब उनकी आजीविका प्रदान करने वाली कृषि है, कृषि पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम अगर उन्नत तकनीकों का उपयोग करेंगे, अब चैप्टर 4 कृषि के क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। सबसे पहले तरीकों से कृषि हो रही थी, उसमें अगर हम नई प्रौद्योगिकी के साथ साथ उन्नत तकनीकों से अगर हम खेती करेंगे तो हमें बहुत इस चीज़ की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। देखिए मैंने ऊपर देखा ना, क्या हो रहा था कि भाई हमारे बाप पिताजी की ज़मीन है तो जितने बेटे उनमें बट गया, अब उनके जितने बेटे हैं उसमें बट गया, अब उनके जितने बेटे हैं उसमें बट गया। धीरे धीरे भूमि का टुकड़ा छोटा होता गया, तो इसके लिए चकबंदी करने की आवश्यकता अनिवार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। कानून तो बन गए लेकिन लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। 60 और 70 के दशक में भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो कृषि के लिए सुधार का काम करें, जैसे पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहा गया, जैसी कृषि सुधार करने के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, है ना। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। विकास तो हुआ, हरित क्रांति ने काम तो किया, लेकिन कुछ क्षेत्रों तक ही। इसलिए 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। मतलब देखिए 60 और 70 में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लाया तो गया, लेकिन कुछ ही क्षेत्र को इसका लाभ मिला और बहुत सारे क्षेत्र को लाभ नहीं मिला। तो फिर 80 और 90 में जो है संस्थागत और तकनीकी सुधार पर आधारित कार्यक्रम शुरू किए गए, जो महत्वपूर्ण दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियां और बैंक और स्थानीय बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। अब देखिए किसान है, न्यू टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार क्या की उनको इस पहले तो ज्ञान दिए उन्नत टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में। फिर उनका फसल बीमा करवाया गया। अगर चक्रवात या बाढ़ या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके फसलों को सुरक्षित किया, मतलब उनके फसलों पर होने वाले नुकसान को सरकार ने भरपाई देने की बात कही। उन्हें लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से जोड़ा गया, है ना। बहुत सारे ग्रामीण बैंकों को स्थापना की गई। किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की, तो किसानों को लाभ मिले। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना में बीमा योजना। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। मतलब जो भी मौसम संबंधी जो न्यूज़ होते थे वो किसानों को टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से दिए जाने लगे, ताकि वो अपनी फसल की जो है सुरक्षा कर सकें, है ना। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। अब देखिए क्या होता था, जैसे बिचौलियों पे दलाल कहा जाता है ना, वो होते थे
किसान से कम दाम पे खरीद लेते थे और उसके बाद जाके उसको मार्केट में बहुत अधिक दाम पर बेचते थे। किसान को अपनी लागत तक का पैसा नहीं मिलता था और किसान मजबूर थे बेचने के लिए। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों में लाभदायक खरीद मूल्य को सरकार घोषणा करती है। मतलब कि भाई सरकार ने फिक्स कर दिया कि इतना इस फसल की कीमत होगी, है ना। और ये किसानों के पास भी चला गया ये। तो फिर उसके बाद ये जो बिचौलिए थे और दलाल थे, इनकी घंटी बजी। अब देखिए भूदान प्रमाण पत्र, ग्राम दान क्या है, भूदान ग्राम दान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उन्हें अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सरकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करने के लिए उन्हें जमीन मुहैया करवाएगी। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपने यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो उनके गांव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने ना तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। तो देखिए भूदान जो था और ग्राम दान, मतलब जो भूमिहीन किसान होते थे उनको भूमि दी जाती थी कि ये भूमि है, आप इसके ऊपर खेती कीजिए, या फिर गांव के गांव दान किए जाते थे कि भाई भूमिहीन है आप और आप इस पे खेती कीजिए। ठीक है। विनोबा भावे की इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना गया। अब कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है। देखिए बहुत बड़ा योगदान है। कृषि पे ही 2/3 भारत डिपेंड करता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। 2010 और 11 में भी 52% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर ही आधारित थी। कृषि से ही उनका जीवन चलता था। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट हैं कृषि के, उनमें उनका स्तर घटना, है ना। तो इससे तो पूरे जो अर्थव्यवस्था है उसको समस्या आ जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। तो कृषि के महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। आधुनिकीकरण होगा, नई तकनीक और उन्नत तकनीक से कृषि होगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, है ना। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, ताकि आप वहाँ जाएं, शिक्षा लें और अच्छी तरह से उन्नत कृषि करने की आप में क्षमता हो। पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वरीयता दी गई। अब देखिए मौसम के बारे में किसानों को पता रहेगा, पूर्वानुमान लगा रहेगा, तो किसान उस तरह से अपनी फसल को लेके बचा सकते हैं, फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, है ना।
पशु चिकित्सा, क्योंकि कृषि में पशु का बहुत उपयोग था, बैलों से खेत जोते जाते थे, तो पशु भी कृषि होती है। इसके लिए जो है पशु सेवाएं, पशु मवेशी हॉस्पिटल, इन सब की स्थापना की गई। कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान परिषद, रिसर्च सेंटर्स की व्यवस्था की गई ताकि आप वहाँ जाएँ, कृषि करने के उन्नत तरीकों को सीखें, जानें, अनुसंधान करें। तो इस तरह भारत सरकार ने बहुत ही प्रयास किए। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है, तालिका 4.1 को देखें, उससे स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। देखिए 4.1 में देखिए कृषि है 2013-14, 2014-15 और 15 और 16 का दिया हुआ है। तो देखिए 4.2 है। सकल घरेलू उत्पाद को देखिए 6.6 था, उससे बढ़ के 7.2 हुआ, मतलब बहुत ही कम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो एक चिंताजनक स्थिति है। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, मतलब दूसरे देशों की तुलना में जो है हमारे देश में जो कृषि की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, और इससे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ सकता है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने के उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहा है। देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जो खाद है, रासायनिक उर्वरक है, उन पर सहायकी कम करने से उत्पादन में लागत बढ़ रही है। जो आपके आयात जो हो रहे हैं फसल, उन आयात कर जो है वो घटाने से भी देश को हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है ना। किसान जो है कृषि में पूंजी कम निवेश कर रहे हैं, जिससे रोजगार घट रहा है। तो बहुत एक ऐसे कारण हैं जो कृषि पे विपरीत प्रभाव डाल रहा है। अब वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव देखिए, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी तक तो आपने देखा कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार में उत्पादन में क्या योगदान रहा है। अब हम देखते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या योगदान रहा, कृषि पर क्या प्रभाव है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेशिक काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए, और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव बनाया गया। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना किया गया था। तो देखिए वैश्वीकरण का कृषि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, शुरू से ही प्रभाव पड़ा है कि हमारे यहाँ मसाले की खेती बहुत अच्छी होती है दक्षिण भारत में, तो उसको हमारे यहाँ से निर्यात किया गया। हाँ, उसके बाद कपास, हमारे यहाँ उन्नत किस्म के कपास मिलते हैं, उसके लिए
कच्चे माल के लिए मैनचेस्टर और लिवरपूल के लिए सूती उद्योग के लिए भारत में पैदा होने वाली कपास को उपयोग किया गया। और 17 में नील की खेती जो होती है, नील जो हम कपड़े में डालते हैं, उसके लिए क्या किया गया, किसानों को उसकी खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। किसानों को अपने जो खाने के लिए जो फसल होते हैं, उपभोग के लिए जो फसल, उसको उगाने से मना कर दिया गया और कहा गया कि आप नील उगाइए, जिसके चलते विद्रोह हो गया भाई। और नील उगाने से क्या होता था कि मतलब वहाँ की जो खेती थी, सॉरी भूमि थी, वो बंजर हो जाती थी, तो इससे किसानों को नुकसान होता था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए 1990 के बाद क्या हुआ, चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायकी दी जाती है। अब देखिए हमारे पास 1990 के बाद हमारे पास सब कुछ है, चावल, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसाले उत्तम किस्म के हैं, फिर भी जो विश्व के साथ कंपटीशन में हम भी असमर्थ हैं, क्योंकि देश में कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। मतलब कृषि करने में सरकार भी अत्यधिक मदद करती है, हमारे भारत में उस तरह से अभी भी नहीं है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अत्यधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। देखिए सही बात है, हरित क्रांति में हाइब्रिड सीड्स और रासायनिक खादों का इस तरह उपयोग किया गया कि भूमि का निम्नीकरण हो गया है, भूमि का जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो गया है ना। तो आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। देखिए ये जो है ना जीन क्रांति और ऑर्गेनिक, ये सब जो है ये उर्वरक के बिना, खाद के और कीटनाशकों के बिना उन्नत तरीके से कृषि की जाती, जैसे गोबर वाले खादों का उपयोग करना, है ना, इन सब के लिए यहाँ पे बताया गया है। और पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती की होती तो रही हो तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। मतलब बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं उनका यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही, जनसंख्या बढ़ रहा है और जो भूमि का आकार है वो छोटा होते जा रहा है, और अगर सब पर खाद्यान्न की खेती रही तो भारतीय किसान का जो भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। मतलब अनाज खाने वाले फसलों को स्थान पर कीमती फसल उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा जो बायोडीजल फसल हैं, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलों उगाकर उपयोग किया जा सकता है। देखिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री जो है उनका ये कहना है कि खाद्यान्न फसलों से भारत के किसानों का जो है जो भविष्य वो अंधकार में हो रहा है, और भारत में की जनसंख्या बहुत है और भूमि कम है, तो कृषि क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए किसानों को जो है ऐसी खेती करनी चाहिए जिनसे उनको फ़ायदा ज़्यादा हो, है ना। कीमती मतलब जैसे फल उगाइए, फूल उगाइए,
औषधीय पौधे उगाइए, बायो डीजल फसलों को उगाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लागत कम लगेगी, है ना। इससे क्या होगा कि कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। चावल और गन्नों में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होगी और फसल उगाने में आसानी होगी, कम लागत में ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह इकोनॉमिक्स का बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिनका कहना है। बहरहाल सारांश तो ये है कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के बिना भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा कृषि पर ही निर्भर करता है। कृषि के बिना सोचना भी असंभव है। तो उन्नत तकनीकों और उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उसके इस्तेमाल से, उसके उपयोग से, उसकी जानकारी से जो उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का कम इस्तेमाल करें, है ना। और जिसमें कम श्रम कम पूंजी लगे वैसे फसलों को उगाएं, जो है ना, कीमती फसल जिसे कहा जाता है, जिससे फ़ायदा ज़्यादा हो, श्रम कम लगे और फ़ायदा ज़्यादा हो, है ना। जिससे कृषि वाली अर्थव्यवस्था देश जो है हमारा, उसे लाभ ज़्यादा हो। स्टूडेंट, धन्यवाद। आइए छात्रों, अब चैप्टर 4 कृषि के क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका उत्तर होगा रोपण कृषि, जो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो 2 का उत्तर होगा ग, चना, जो है रबी फसल है। अच्छा, तीसरा देखिए, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका उत्तर होगा क, दालें जो है फलीदार फसल है। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 चौथा ऑप्शन देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न को, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो इसका उत्तर होगा न्यूनतम सहायता मूल्य, ख इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 2, पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताया तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो भारत की चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय फसलीय पदार्थ है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए 1 वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। प्रश्न 2 देखते हैं, भारत की खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है। उत्तर देखिए, यह देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अब आइए 3 पे, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। देखिए, जोतों की चकबंदी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, तीसरा है अधिक उपज देने वाले बीजों द्वारा हरित क्रांति, पशुओं की नस्ल में सुधार कर दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, है ना। बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना। 7वां, किसान के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। 9, किसान को दलालों और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है। 10, कुछ महत्वपूर्ण फसलों में लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। अब देखिए, प्रश्न इसी में 4 है,
दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगियों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश के भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण के घटते आकारों के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती हो रही हो तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया तथा जोतों की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई। दूसरा पॉइंट देखिए, खेतों की चकबंदी। पहले किसान के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। तीसरा, हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए, जिससे कृषि, विशेषकर गेहूं की कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसमें हरित क्रांति का नाम दिया गया। चौथा देखिए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। फसल बीमा। फसलें प्रायः सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। 6 है सरकारी संस्थाएं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाती थी। रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 7वां, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। 9 पॉइंट देखिए, खेतों में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। 10वां पॉइंट है, भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी हैं, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी हैं। वैश्वीकरण से कृषि के कुछ अच्छे प्रभाव मिले हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत में पहला पॉइंट देखिए, भारत में दूसरे देशों के अन्न का निर्यात पर अपनी ज़रूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता स्तर बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते थे। कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं थी, है ना। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं।
देखिए, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सके तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसान को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकताओं को पूरी करने वाली चीजों का उत्पादन किया। कृषि ने वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसान की स्थिति सुधारनी होगी। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर है, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई के इसे उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं।